हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल। कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करें टर्म 2 के लिए आपके साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जैसा आपका टर्म 2 का पेपर आने वाला है उसी पैटर्न में सैम्पल पेपर्स हैं हमारे पास और हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स, ताकि जितने भी सैम्पल पेपर हम सॉल्व करें इन गैप्स के बीच में वो सारे आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टूडेंट, सेक्शन ए के। ठीक है, आपका पेपर किस तरीके का आएगा पहले वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको स्टूडेंट, के पेपर आपका किस तरीके का आने वाला है। पेपर के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे और ये जो 15 क्वेश्चन होंगे आपके ये कंपलसरी होंगे सारे के सारे। सेक्शन ए में जो होगा वो सेवन क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। कितने क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के अंदर? 7 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का एक होगा। सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और सेक्शन सी में जो है 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का एक पार्ट होगा उसका। ठीक है, इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंटरनल चॉइसेस आपको प्रोवाइड करी गई है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड करी गई है आपको। ठीक है, तो ये जो है ये इंटरनल चॉइस करी, तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द नेक्स्ट होमोलॉजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका नेक्स्ट होमोलॉजेस सीरीज का नेक्स्ट वाला मेंबर आपको लिखना है यहाँ पे। तो पहले पता होना चाहिए कि ये किसका मेंबर है। C2H4 जो है मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन का मेंबर है। ठीक है, अगर आपके इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा तो और डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब एल्कीन है। और एल्कीन है तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है CnH2n। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इसका नेक्स्ट मेंबर। तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 है। अगली बार कार्बन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो n की जगह 3 आएगा, तो ये C3H2 × 3, यानी ये बनेगा C3H6। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है C4H6। ठीक है, C4H6 जो है एल्काइन से आ रहा है, एल्काइन YNE। ठीक है, एल्काइन से आ रहा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का? एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये एल्काइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे 4 वाला जो है कार्बन का पूछा है, इसके बाद वाला पूछ रहा है आपसे। 4 वाला दे रखा है, इसके बाद वाला पूछ रहा है। तो n की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा C5H2 × 5 - 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास C5 और 10 - 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ 8, C5H8। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट exhibits the property of catenation to maximum extent। कौन सा एलिमेंट है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम तक लेके जाता है? मतलब कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत सारे एलिमेंट्स में होती है, लेकिन मैक्सिमम किस में होती है? तो मैक्सिमम होती है स्टूडेंट कार्बन के अंदर। ठीक है, आपने पढ़ा है कि कार्बन के 2 मेन होते हैं। एक तो वर्सेटाइल नेचर होता है इसका, एक तो कैटेनेशन होता है। ठीक है, और दूसरा आपको मुझे कमेंट में बताना है कि दूसरा कौन सा होता है। ओके, उसके बाद पूछा वाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। आंसर में क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि कार्बन शोज कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रोंगर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ आया आपको कि कार्बन ये मैक्सिमम एक्सटेंट इसलिए शो करता है, एक तो ये स्मॉल साइज में स्मॉल होता है ये। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ करता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? अगर आपको जो है अभी एकदम से अगर लिखना है ये आंसर, तो एक बार रिपीट करके देख लो वीडियो को, तो ताकि आप आंसर लिख सको। ठीक है, और इसके पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट्स पे जाके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें सॉल्यूशन भी है। ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉजस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि एल्काइन का फार्मूला क्या होता है। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? क्योंकि ये एल्काइन है तो फर्स्ट मेंबर यानी 1 कार्बन वाला कोई मेंबर नहीं होता एल्काइन में। कहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंबर? 2 से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो n की वैल्यू अगर अपन 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2
और 2 टू द 4 माइनस 2 H2। C2 और H2 जो होगा इसका जो है फर्स्ट मेंबर होगा और उसका नाम भी पूछा है, तो नाम क्या होगा स्टूडेंट? नाम होगा ETH, क्योंकि 2 कार्बन है तो ETH लगेगा, और एल्काइन है तो YNE लगेगा, तो इथाइन इसका जो है नाम होगा स्टूडेंट। ठीक है। व्हाट आर स्पर्म्स? स्पर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इसमें लिखोगे आप कि स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? मेल गैमेट होता है। ठीक है, स्पर्म्स आर मेल गैमेट। ठीक है, ये भी लिख सकते हो स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट, है ना। और इसमें थोड़ा और आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो व्हेन ए स्पर्म कंबाइन विद ए फीमेल गैमेट और एग इट रिजल्ट्स इन ए ह्यूमन एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो ये थर्ड वाला हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड फिक्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्टेप इन ह्यूमन बींग्स? जो है जो भी चाइल्ड होता है उसका सेक्स कैसे फिक्स होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो कैसे होता है स्टूडेंट? आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मेल के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं X और Y। ठीक है, और फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? X होते हैं। अगर ये X क्रोमोसोम और ये भी X क्रोमोसोम दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो हम क्या बनता है? गर्ल बनती है। ठीक है, और अगर ये Y और ये X होता है तो क्या बनता है? बॉय बनता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आप लिख लोगे, है ना। इसमें बस इतना सा लिखना है, इफ sperm carrying X chromosome fertilize an ovum which carries X chromosome, then the child born will be girl। ठीक है, इफ sperm carrying Y chromosome fertilize an ovum which carry X chromosome, then the child born will be a boy। बस इतना सा लिखना है इसमें, तो आप कर लोगे आराम से। कोई अगर दिक्कत आए तो जो है मुझसे कमेंट से पूछ लेना। ओके, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। ओके, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है? नेम टू ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस आपको बताने हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को क्या करें? डैमेज करें। तो ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले दो, एक तो हो गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ पे होती है? रेफ्रिजरेटर और एसी के अंदर होती है। ठीक है, और उसके बाद होता है अपने पास एरोसेल स्प्रे, AERO, एरोसेल स्प्रे। ठीक है, जो स्प्रे जो करते हैं आपने देखा होगा अक्सर दीवारों वगैरह पे, वो जो होता है वो ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ओके, ठीक है। और क्या पूछा है इसमें? व्हाट डू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो हमारे जो फूड वेब होता है उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है इंक्रीज हो जाता है, ऐड कर देते हैं, नहीं अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है सम टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंस होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम क्या करते हैं? फूड वेब के अंदर हमारा जो किसान होता है वो कीड़ों से बचाने के लिए उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाल देता है, तो वो फर्टिलाइजर कहाँ आ गए? अब हमारे फूड चेन के अंदर आ गए। उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सच एज DDT फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इन इन ए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन। ये आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। डिफाइन फूड वेब, राइट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इकोसिस्टम। ठीक है, तो फूड वेब तो आप लिख ही दोगे कि फूड वेब क्या होता है। ठीक है, बुक के अंदर दे रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस यानी ये जो है इसका यूज क्या है? फूड वेब है तो उसका यूज क्या है? फूड वेब का यूज क्या होता है? फूड वेब का यूज होता है इकोलॉजिकल बैलेंस करके रखता है नेचर को। ठीक है, अगर फूड वेब नहीं होगा तो या तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो जाएंगे, जगह जगह एनिमल्स ही हो जाएंगे। अगर जैसे मान लो हम नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, कोई नॉनवेज ही ना खाए, तो क्या होगा? एनिमल्स ही एनिमल्स हो जाएंगी पूरी जो है उसके अंदर, क्योंकि एनिमल्स की रिप्रोडक्टिव जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और एनिमल्स भी अगर जो है एनिमल्स को खाना छोड़ दें और वो भी वेजिटेरियन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो जो फूड वेब होता है वो मेंटेन करके रखता है किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस को।
ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, ए फूड वेब मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस बाय मेंटेनिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है आपको, इस ये और मिलेगा आपको 5 और 6 के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में भी। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन आर द एलिमेंट्स ईच हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सभी में क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें से एटॉमिक रेडियस सबसे लार्जेस्ट किसकी होगी। ठीक है, तो आपको ही पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, सेम ग्रुप से ये बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और सेम ग्रुप में अगर अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक जो साइज होती है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है और फिर ब्रोमाइन आता है। तो ग्रुप के अंदर अगर अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो नीचे आएगा उसकी उसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब अपन आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ट्रेंड्स हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये बी आर का जो है सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होगा। ओके, समझ आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, और इनमें से मोस्ट रिएक्टिव क्या हो, कौन सा होगा। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लिख देता हूं मैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज। कब, डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, और डाउन टू ग्रुप अगर अपन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप अगर अपन जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा, फ्लोरीन। तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। ओके, बात समझ में आ गई। फ्लोरीन इसका जो होगा आंसर होगा। जस्टिफाई पूछा, जस्टिफाई रीजन मैंने आपको बता ही दिया। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाउ डू एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी एंड मेटेलिक कैरेक्टर वेरी ऑन मूविंग। ठीक है, आपसे पूछा है कि अक्रॉस द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट अगर अपन पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वैलेंसी जो होगी वो पहले इंक्रीज होगी 1 to 4, देन डिक्रीज होगी 0 तक। ठीक है, और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स का डिक्रीज होता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक साइज तो हो रही है यहाँ पे डिक्रीज। ठीक है, और क्या है, वैलेंसी जो होगी इंक्रीज। वैलेंसी इंक्रीज 1 to 4, देन 0। पहले इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी 0 तक। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर का पूछा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। ठीक है, आगे बात समझे, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, डिक्रीज लिख देता हूँ मैं, डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये पहले इंक्रीज होगा देन उसके बाद डिक्रीज होगा, और ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब क्या पूछ रहा है इसमें, डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप अगर अपन जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ट्रेंड्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स एग्जाम में। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है एटॉमिक साइज के बाद वैलेंसी। वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैलेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा डाउन द ग्रुप के अंदर। ओके, और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर।
ठीक है, डाउन द ग्रुप के अंदर। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स अच्छे से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है व्हाई टंगस्टन used for making the bulb filaments of incandescent lamps। लैम्प्स के अंदर टंगस्टन को हम क्यों यूज करते हैं बल्ब बनाने में? ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। तो टंगस्टन एक तो स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है, याद रखना है आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल। टंगस्टन क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। प्लस इस दूसरी चीज बात क्या है इसकी, दूसरी बात हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है ये। और हाई मेल्टिंग पॉइंट का कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। इस पे जाके मेल्ट होगा ये। तो इतना टेम्परेचर होता है, इसी वजह से हम टंगस्टन यूज करते हैं बल्ब के अंदर। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। नेम एनी टू इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लिख सकते हो एक तो आयरन और एक लिख सकते हो हीटर। ठीक है, एयर ब्लोअर की बात नहीं कर रहा, एयर वाला हीटर नहीं, जो वो रिंग वाला जो हीटर आता है उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ। ठीक है, ये आपका सेक्शन एक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अब जो है हम करेंगे सेक्शन बी। अगर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए टर्म 2 का, तो वो भी मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके ओके, अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी की। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, हाउ डज यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रो। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण। पालन पोषण के लिए कैसे प्रिपेयर करता है यूट्रस खुद को हर मंथ। ठीक है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ठीक है, ओवरी जो होती है उससे एग रिलीज होता है, कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब इसका आंसर देखो, यूट्रस प्रिपेयर कैसे करता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, इसमें आपको लिखना है कि जो जो भी अपने पास जो जो लाइनिंग होती है किसकी, यूट्रस की, वो जो है ब्लड सप्लाई करती है किसको, एम्ब्रियो को, जो ताकि वो क्या होता है, डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, द लाइनिंग थिकनेस एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रो। ठीक है, ये आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये खुद को तैयार करता है क्योंकि वो क्या करता है, रिचली ब्लड और न्यूट्रिएंट्स किसको पहुंचाता है, एम्ब्रियो को पहुंचाता है। और उससे क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, ये आपको इसका आंसर लिखना है 8 का। उसके बाद है 9th में, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो जो है हमें किसी तरह की जो है एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कोई इंसेक्ट या फिर एयर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वहीं के वहीं उसी फ्लावर के अंदर गिर जाते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, हमें एजेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बर्ड हो, इंसेक्ट हो, वाटर हो, विंड हो, कुछ भी हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर या जो भी फ्रूट हो रहा है, फ्रूट या फ्लावर जो भी हो रहा है, वो सब क्या होंगे, सेम होंगे। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, मिक्स ब्रीड होगी। ठीक है, मिक्स्ड होंगे वो, है ना। हो सकता है एक पर्पल फ्लावर और एक वाइट फ्लावर, तो पर्पल और फ्लावर का मिक्स आए क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। और सेल्फ पोलिनेशन में क्या आएगा, या तो पर्पल ही आएगा, या फिर रेड ही आएगा, या फिर वाइट ही आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें आप एक और लिख सकते हो, अपीयरेंस के ऊपर लिख सकते हो कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फ्लावर्स जो होते हैं वो इसके जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स यानी जो पत्तियां होती हैं, वो सेम कलर की होती हैं ज़्यादातर, या जैसे सेम है वैसे की वैसे ही रहती हैं, जैसे जिस तरह का प्लांट है वैसे का वैसे ही रहता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में वो जो है चेंज हो जाता है, अलग अलग कलर्स आ जाते हैं जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें डिफरेंस लिख देना। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया, डिस्क्राइब द रोल एनी 3 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आपको रोल बताना है इसका, मैं पांचों का बता देता हूँ आपको।
सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस जो होता है वो क्या काम करता है, वो जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक तो स्पर्म स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, दूसरी बात क्या करता है, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कौन सा सेक्स हार्मोन होता है मेल के अंदर, टेस्टोस्टेरोन, वो भी कौन रिलीज करता है, टेस्टिस ही रिलीज करता है। ठीक है, तो ये इसका टेस्टिस का वर्क हो गया। स्कोर्टम क्या होता है, स्कोर्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है स्कोर्टम, वो टेस्टिस के लिए थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। थर्मो रेगुलेटर मतलब टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, अगर जो टेस्टिस होती है, अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती तो वहाँ जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल्स के अंदर, वो ह्यूमन बॉडी से बाहर होता है स्कॉटम में। ठीक है, स्कॉटम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर होता है और स्कॉटम में होता है टेस्टिस। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स के लिए। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस से सेमिनल वेसल तक जाता है। किसको किस काम में आता है, स्पर्म कैरी करता है, कहाँ से, टेस्टिस से कहाँ तक जाता है, सेमिनल वेसल तक जाता है। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस हो गया। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और उसके अंदर किडनी से किडनी से जो है ब्लैडर तक जो है ये कनेक्टेड होती है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये यूरिन जो है किडनी से कहाँ लेके आता है, ब्लैडर तक लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है। ठीक है, पेनिस क्या होता है, पेनिस जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म पासेज और यूरिन पासेज के लिए यूज्ड होता है। पेनिस के थ्रू ही जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तक जाता है। ओके, बात समझ में आ गई। यही क्या कहलाता है, यही इन सब का फंक्शन है। ओके, बाकी आप सबको पता है इसके बारे में, थोड़ा और आप थोड़ा डीपली लिखना। मैंने आपको बस समझा है कि किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको सही लिख के आनी है स्टूडेंट। लैंग्वेज अगर आप सही लिख के आओगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ओके, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। When a current carrying wire is placed in a magnetic field, एक current carrying wire को अगर अपन magnetic field में प्लेस कर दें, what are the factors on the magnitude of the force experienced by the wire depends। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो जो फोर्स जो वायर के ऊपर डिपेंड करेंगे फोर्स लाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो जितना ज्यादा करंट होगा, करंट के हिसाब से उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तो करंट होगा पहला तो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और क्या होता है चौथा, एक और होता है, ठीक है, एक और होता है एंगल बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो भी होता है, लेकिन अगर आप तीनों लिख दोगे तो ही सफिशिएंट है। तो एक तो करंट, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, पूरा लिखना, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। इसमें क्या लिखोगे, सेकंड में स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये तीनों लिख देना। ओके, इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड फोर्स का मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा, लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, और एक चीज और ध्यान देती है इसमें, आपको एक चीज और ध्यान रखना होता है कि जो करंट जो होता है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब करंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो उस टाइम पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये आपको इसमें क्या लिखना है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड is largest when the direction of the current is perpendicular to the direction of magnetic field। ये आपको इसका आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर
इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल है जो इंसुलेटेड, जो किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ द बार मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स वन फेस ऑफ द कॉइल, ठीक है, मूव क्विकली टूवर्ड्स इट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा स्टूडेंट इसका। ये हमने एक कॉइल बना दी, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने कर दिया गैल्वेनोमीटर, ये लगा दिया हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि हमने बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल इसकी तरफ कर रखा है, तो मैंने बार मैग्नेट बना दी, यहाँ नॉर्थ पोल बना दिया, यहाँ पे साउथ पोल बना दिया। अब क्या कह रहा है, अगर हम नॉर्थ पोल को मूव करें टूवर्ड्स इट, यानी इसके तरफ लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा उस टाइम पे, तो क्या लिखोगे आप, क्या होगा आप सबको पता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होगा ये डिफ्लेक्ट होगा वन डायरेक्शन में, ठीक है, जीरो पोजीशन से, अपनी जो जो भी इसकी जीरो पोजीशन होगी उससे ये वन एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ए करंट इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, पहले तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा इन द कॉइल विद रेस्पेक्ट टू द साइड फेसिंग the north pole of the bar magnet, and needle of galvanometer will deflect in one direction from the zero position। ये आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। इसके आंसर्स स्टूडेंट आपको जो है जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है आगे, सेकंड कह रहा है मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर अपन आगे अवे यानी दूर लेके जा रहे हैं इसको, अब इस बार हम क्या लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे करंट जो इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर जो होगा डिफ्लेक्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द केस ए, आपको यही लिखना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ केस ए से होगा, ठीक है। अगर इधर करने से अगर निडल इधर जा रही है, तो इधर करने से निडल कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका जो है और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिगर शोज द स्मॉल प्लॉटिंग कंपास अबाउट द कॉपर वायर के ऊपर रख रखा है। व्हेन देयर इज नो करंट इन द वायर द प्लॉटिंग कंपास पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर कोई भी करंट पास नहीं कर रहे हैं तो वो किसको शो कर रहा है, नॉर्थ को शो कर रहा है, ठीक है, इधर नॉर्थ को शो कर रहा है। ओके, अब क्या पूछ रहा है, जैसे ए लार्ज करंट इज स्विच्ड ऑन, करंट जो है स्विच ऑन करा, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट शोज इन द फिगर। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको बता रखा है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट कहाँ पे है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो करंट अगर ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो पूछा व्हाट हैपेंस टू द कंपास निडल, तो कंपास निडल में क्या होगा। तो ये डायग्राम मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है स्टूडेंट। तो ये इसमें जो है, ये जो थंब है वो नीचे करंट की डायरेक्शन में बता रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो जो है जो निडल होगा वो किधर की तरफ आएगा, वो इधर नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे किसकी तरफ पॉइंट करेगा, वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा। तो आपको बस ये लिखना है कि क्या होगा उसका, द कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट की तरफ जाएगा, एंड पॉइंट वेस्ट, और पॉइंट किसको करेगा, वेस्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। स्टेट व्हाट हैपेंस इफ द कंपास इज प्लेस्ड अंडर द वायर, अंडर द वायर करेंगे अपन, अगर वायर के अगर अपन नीचे रख देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, तो ये जो है किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा ईस्ट को, इधर इस साइड, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट टू द राइट एंड पॉइंट ईस्ट। ओके, ठीक है, आगे बात समझे। अब हम करते हैं बी पार्ट इसका। देखो बी पार्ट में क्या लिखा है स्टूडेंट, बी पार्ट में लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द 50 हर्ट्ज ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट एसी इन द वायर। अगर 50 हर्ट्ज का एसी वायर है तो उसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आपको अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, जैसे 50 हर्ट्ज है 60 हर्ट्ज है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट 50 टाइम्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट जो है डायरेक्शन चेंज करेगा 50 टाइम्स पर सेकंड। अगर ये 60 हर्ट्ज का होता तो 60 टाइम पर सेकंड होता, 70 होता 70 टाइम्स पर सेकंड होता। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर जो है इसमें पूछ रहा है
होगा क्या इसमें, तो कंपास निडल जो होगी वो लेफ्ट जाएगी, देन राइट जाएगी, देन फिर बैक टू लेफ्ट जाएगी, 50 टाइम ऐसे जाती रहेगी। पहले पहले तो जाएगी, ये जैसे यहाँ पे है तो पहले जाएगी वो किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो पहले लेफ्ट जाएगी, देन फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, राइट जाएगी, और फिर लेफ्ट राइट होती जाएगी, कितने टाइम, 50 टाइम्स। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। ओके, समझ आ गया होगा आपको। और 50 टाइम्स होगा, 50 टाइम्स पर सेकंड होगा। ठीक है, यही क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। ओके ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, आपसे पूछा है इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल, टॉल वाले कर रहे हैं अपन, पी प्लांट विद प्योर ब्रेड डॉफ, डॉफ वाला यानी डोमिनेंट जो है टॉल वाले हैं, और रेसेसिव जो है, जो हिडन है वो कौन से, डॉफ, डॉफ वाले हैं। पी प्लांट, वी विल गेट ए पी प्लांट फॉर F1 जनरेशन। जो पी प्लांट है वो कौन से, F1 जनरेशन मिलेगी अपन को। इफ वी नाउ सेल्फ क्रॉस द पी प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, देन वी ऑब्टेन द पी प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। ठीक है, हमें F2 जनरेशन मिलेगी अगर अपन सेल्फ करते हैं तो। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द फिनोटाइप, फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या होगा। तो आपको क्लियरली कह रहा है कि जो टॉल है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या होगा, जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। तो आपको ये लिखना है कि सारे के सारे इसमें प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे, F1 जनरेशन के, वो टॉल होंगे। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है। स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स एंड डॉफ प्लांट इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आपको रेशियो बताना है। तो F2 जनरेशन का रेशियो बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ बता देता हूँ कैसे होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन एक तो टॉल टॉल ले लेते हैं, और एक स्मॉल वाला डॉफ वाला ले लेते हैं, एक प्योर वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसका एक गैमेट ले लेते हैं अपन टी, और इसका एक गैमेट ले लेते हैं टी। ठीक है, ये कैपिटल टी है स्टूडेंट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो जब अपन ये तो F1 जनरेशन बनेगी यहाँ से, तो ये तो अपन F1 जनरेशन बना रहे हैं, क्या बन रही है, टी टी, ये तो हमारे हो गया F1 जनरेशन। ओके, अब क्या करा है अपन को, F2 जनरेशन बनानी है। F2 जनरेशन बनाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, गैमेट लेने पड़ेंगे। तो अभी ले लेते हैं गैमेट यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन है, ये है F2 जनरेशन। ठीक है, तो क्या बनेगी F2 जनरेशन में, ये बनेगा टी टी, ये बनेगा टी टी, ये बनेगा टी टी, और ये बनेगा टी टी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है भैया कि स्टेट द रेशो, स्टेट द रेशो ऑफ टॉल प्लांट्स एंड डॉफ प्लांट इन F2 जनरेशन। तो टॉल प्लांट्स का रेशो कितना आया, 3, और स्मॉल वाले कितना आया, 1। तो क्या आएगा आंसर इसका, 3:1। ये तो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशो होगा, है ना। और अगर आपसे रेशो पूछा, दोनों रेशो बताना है, जीनोटाइप फेनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप में अपन क्या लिखेंगे, ये तो फेनोटाइप रेशो हो गया 3:1, और जीनोटाइप क्या होगा, कितने हैं इसके अंदर, प्योर जो टॉल है वो कौन सा है, 1। ठीक है, और मिक्स वाले कितने हैं, 2, और प्योर डाफ कौन है, 1। तो जीनोटाइप रेशो क्या होगा, 1:2:1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, अब करते हैं इसके नेक्स्ट सी वाला पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ द प्लांट नॉट फाउंड इन F जनरेशन। आपको वो वाला प्लांट बताना है जो F जनरेशन में नहीं मिला है। ठीक है, F1 जनरेशन नहीं मिला है, कौन सा नहीं मिला, नहीं मिला हमें, डॉफ वाला नहीं मिला। ठीक है, डॉफ वाला हमें नहीं मिला है। ठीक है, बट एपेट इन F2 जनरेशन, तो वो उसका नाम वो कौन सा होगा, डॉफ वाला ही होगा। मेंशन द रीजनिंग फॉर द सेम। तो रीजनिंग में आपको यही लिखना है कि जो F1 जनरेशन में था, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो टॉल है वो क्या है, डोमिनेंट है। क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है टॉल डोमिनेंट है, डॉफ जो है रेसेसिव है ना, तो इसलिए नहीं दिखा। आगे बस समझ में, बस ये लिखना है इसमें। ओके, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। ठीक है, ये तो बहुत अब सिंपल है, आप बुक में मिल जाएगा। ट्रॉफिक लेवल बता देता हूँ मैं क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये स्टेप ऑफ फूड चेन होती है जो कि कैरेक्टराइज करती है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड को। ठीक है ना। और जो
जितने भी फूड चेन होते हैं उसके फूड चेन के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उस ट्रॉफिक लेवल्स को आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्या है, केस बेस्ड है और सेक्शन सी है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे से करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको समझ आ गए तो। ठीक है, क्या लिखा है, दिस सेक्शन हैज टू केस बेस्ड क्वेश्चन 14 and 15, ईच केस इज फॉलोड बाय 3 सब क्वेश्चंस ए बी सी, पार्ट्स ए बी आर कंपलसरी। ठीक है, एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द पार्ट सी। इंटरनल चॉइस आपको कहाँ मिलेगी, सी के अंदर मिलेगी, सिर्फ सी में मिलेगी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये ए बार और बीच में और लगाए, तो या तो ये कर लिया या ये कर लिया था स्टूडेंट्स। यहाँ पे और कहाँ पे लगाए, सी के अंदर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उस पर क्लियरली। तो इस सी के अंदर में या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है ना। ए और बी तो कंपलसरी, ये तो करनी ही है करने, और सी में से कोई एक करना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि ये पूरा छोड़ दो और ये करिए आओ जाके। ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। 2 or more resistors are connected in a series and parallel both, depending on whether we want to increase or decrease the circuit resistance. ठीक है, the 2 or more resistors are said to be connected in the series if current flowing through the each resistor is same. The equivalent resistors in series is R S equals to, series के अंदर ये होता है। पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। When 3 resistors are connected in the series with a battery of voltage V, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस V1 V2 एंड V3, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 V2 V3 में, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो जो वोल्टेज, जो भी वोल्ट यहाँ से आ रहे थे, सपोज करो यहाँ पे 12 वोल्ट की है बैटरी। ठीक है, 12 वोल्ट की है, तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास 6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है। तो इसके बीच में जो है कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि जो वोल्टेज होगा वो टोटल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, समझिए आप, यानी टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेसिस्टेंस। यही आपका आंसर है इसका। ओके, बात समझ में आ गई। सीरीज के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। इसलिए हम घर में, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कौन सी होती है, पैरेलल होती है, सीरीज नहीं होती है। सीरीज होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता। ठीक है, अब देखो बी वाला क्वेश्चन, बी वाले में क्या लिखा है, व्हेन 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ द रेसिस्टेंस आर ओम कनेक्टेड इन द सीरीज, व्हाट इज द इक्वल रेसिस्टेंस। इक्वल रेसिस्टेंस क्या होगा, अगर तीनों जो है आर आर आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, सीरीज के अंदर करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और तीनों क्या है, आर 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 है, तो ये तो मूवी का नाम हो गया, आर प्लस आर, तो क्या हो गया, आर इक्वल टू 3R। ठीक है, देखी तो होगी आपने स्टूडेंट्स आर आर। चलो खुश मत हो, अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, थर्ड वाला पार्ट, देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक वायर है 20 सेंटीमीटर का, हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम। एक वायर है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक वायर है, ये वायर सपोज ये वायर है, ठीक है, इसमें ये कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है, और ये कितना ओम रेजिस्टेंस है इसका, 20 ओम रेजिस्टेंस है। कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, इसको हमने कट कर दिया चार इक्वल पार्ट के अंदर। तो मैं 4 इक्वल पार्ट में इसको कट कर देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर इसको 4 इक्वल पार्ट में कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है भैया, किसका, कब, पैरेलल के अंदर। तो बहुत सिंपल है, अगर 4 इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक रेजिस्टेंस कितने का हो गया, 5 ओम का हो गया। ठीक है, अब किस में करना है इसको, ये किस में कर रहा है, पैरेलल में कर रहा है, तो पैरेलल में कर रहा है तो पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, तो 1/r इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, और ये 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है, ये तो क्या आ गया अपने पास 1/r की वैल्यू, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 ओम। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो इसका और वाला पार्ट क्या है, इन ए गिवन सर्किट कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम। 12 ओम पे अपन को पोटेंशियल
निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और क्या निकालना है आपको, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेसिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, किस में है, सीरीज के अंदर है। तो सीरीज के अंदर है तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया आर एस इक्वल टू हो गया इस वाले में 12 + 6 कितना हो गया, 18 ओम हो गया। ठीक है, पोटेंशियल जो है अक्रॉस कैसे निकालेंगे, 12 ओम है तो क्या होता है अपने पास, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, V आपको दे रखा है यहाँ पे 6, ओके, और ये हो गया 6, I हमें निकालना है, R हमारे पास कितना आया 18, तो कितना आ गया I इक्वल टू आ गया 6/18। तो I की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, I की वैल्यू आ गई 0.33 एम्पियर। ये तो I की वैल्यू आई है, निकालना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है आपके पास 0.33, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, V इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आई आर होता है, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। V कितना है अपने पास, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप पे तो निकालना है। I कितना आया 0.33, किसके रेसिस्टेंस क्या लेना है इस बार, 12 लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.96 वोल्ट। यही सर करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, ओके, अब करते हैं हम 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसके बाद सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे जल्दी। पहले ये समझ लो ये 15 को कैसे स्टडी है। ठीक है, कैसे स्टडी आपको पढ़नी है पूरी, इसको आराम से पढ़ लो पहले, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए क्या पूछा है आपसे, ए पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट x इज 2,1। ठीक है, 2,1 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द x इन द पीरियड ऑफ विच x बिलोंग। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो x क्या है, पहली बात तो 2 और 1 है, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, और 3 है तो क्या है, ये लिथियम है, पहली बात। दूसरी बात, कौन से पीरियड में आ रहा है, सेकंड पीरियड में आ रहा है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम पीरियड में, अपन निकालते हैं 2 इंटू एन स्क्वायर का, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा ये 8 एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, 2 इंटू एन स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटर, नंबर ऑफ शेल लिख देता हूँ डायरेक्टली, नंबर ऑफ शेल, कितनी शेल है हमारे पास, 2 शेल है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। उससे अपने पास डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा, आपके एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे कि कितने जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, आउट ऑफ हीलियम, नियॉन, कैल्शियम एंड फ्लोरीन विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि हीलियम, नियॉन, कैल्शियम, फ्लोरीन में से 2 शेल किसके कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हैं। तो नियॉन का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8 होगा, और 2 और 8 होगा तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो नियॉन जो होगा एक वैसे भी जो है किस टाइप की है, किस टाइप का एलिमेंट है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद है सी वाला। सी वाले में क्या पूछा है, द एलिमेंट्स ए बी सी डी हैव एटॉमिक नंबर है 4, 12, 17 एंड 19। ठीक है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, कौन से जो है सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ए का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 2,2 आएगा, बी का निकालें अपन तो क्या आएगा, 2, 8, 2 आएगा, सी का निकालें अपन तो क्या आएगा, 2, 8, 7 आएगा, और डी का निकालें अपन तो क्या आएगा, 2, 8, 8, 1 आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कौन से सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बी और सी जो है सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी एंड सी। ओके, आगे बात समझे, इसका और वाले पार्ट में क्या कहा है आपको, द एलिमेंट्स ए बी सी डी have atomic number 3, 11, 16, 90 respectively, which of elements have same number of
इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो आपको पहले ए का निकाल लो, ए का होगा 2,1, बी का होगा हमारे पास 2, 8, 1 और सी का हो गया हमारे पास 2, 8, 6 और डी का होगा हमारे पास 2, 8, 8, 1। तो देख लो यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, ये आपका आंसर है। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया स्टूडेंट। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि आपको जो भी दिक्कत हो मैं आपको क्लियर करवा सकूं। ओके, ये पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। जल्दी करते हैं सेकंड पेपर। स्टूडेंट ये है इसका सॉल्यूशन, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, आप धीरे धीरे इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो और लिख सकते हो अगर आपको आंसर जो है इसके देखने हैं, ठीक है। वैसे मैंने जो करवाए हैं आंसर वही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जैसे कि ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा स्टूडेंट। और एक और मिस्टेक हो गई है इसमें थोड़ी सी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये अपने इसको पॉज करके आप आराम से आंसर लिख लो स्टूडेंट वीडियो को, इसलिए मैं धीरे से लिख कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर 8 नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0.33 इंटू जो मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर में बताया है 0.33 इंटू 12 आएगा, तो 3.96 वोल्ट आएगा। ये थोड़ी गलती से लिखने में आ गया स्टूडेंट, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो जो क्वेश्चन कराए सबके आंसर्स ये रहे, ठीक है। इसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा आपको, आपने वीडियो लास्ट तक देखिए तो, ठीक है। ये आपका आंसर्स है। ओके, ओके स्टूडेंट, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।